हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के जो भी क्वेश्चंस अब तक गेट में पूछे गए हैं 1991 से 2021 तक, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के जो भी सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दो पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं जो कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में 3 फेज सिस्टम, फेज रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, यूनिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, परमेबिलिटी, सीपेज थ्रू सॉइल्स, 2 डायमेंशनल फ्लो नेट्स, अपलिफ्ट प्रेशर, पाइपिंग, कैपिलरिटी, सीपेज फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव स्ट्रेस, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स, 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन, टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, मोहर सर्कल, इफेक्टिव एंड टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले एंड सैंड एंड स्ट्रेस पाथ, जो कि सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस दिया हुआ है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो हम सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, ड्रिलिंग बोरहोल्स, सैंपलिंग, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एंड कॉन्पेटिशन टेस्ट, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, रैंकाइन एंड कूलम्ब, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, फाइनाइट एंड इनफिनाइट स्लोप्स, बाइसेप्स मेथड, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल्स, वॉजनेस थ्योरी, प्रेशर बल्ब्स, सैलो फाउंडेशन, तरजगीज एंड मेयरऑफ्स बियरिंग कैपेसिटी थ्योरीज, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, कंबाइंड फुटिंग एंड राफ्ट फाउंडेशन, contact pressure, settlement analysis in sand and clays, deep foundation, dynamic and static formulae, axial load capacity of piles in sands and clays, pile load test, pile under lateral loading, pile group efficiency and negative skin friction। तो ये जो सभी सिलेबस दिए हैं जो कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जनरली आपको 12 से 15 मार्क्स के हर साल क्वेश्चंस आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। So for sand of uniform spherical particles, the void ratio in the loosest and the densest states are dash and dash respectively। तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल है, आप बताइए कि void रेशियो क्या होगा उसके लूजेस्ट स्टेट पे और डेंसेस्ट स्टेट पे। तो सबसे पहले उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालेंगे। सॉलिड्स का वॉल्यूम अगर हम तो लूजेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं तो पहले सॉलिड्स की वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या होता है वॉल्यूम, स्फेरिकल का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई और d/3 टू द पावर क्यू n, अगर क्यूबिकल एरे है तो, ठीक है, क्यूबिकल एरे है तो d/3 इंटू क्यू इंटू n, जितने पार्टिकल्स हों तो पाई n d³/6, वेयर d इज द सॉलिड पार्टिकल डायमीटर। अब मान लीजिए कि जो साइज है वो क्या है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने हो गए 1/d इंटू 1/d इंटू 1/d इक्वल टू 1/dq हो गया। और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 1 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम सॉलिड्स क्या है π/6 इक्वल टू 0.523। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV जो है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस वॉइड निकाला तो टोटल वॉल्यूम सॉलिड क्या है 0.526, तो टोटल वॉल्यूम वॉइड्स क्या होगा 1 माइनस 0.523 दैट इज इक्वल टू 0.477, राइट। तो जो वॉइड रेशियो वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो 0.477 डिवाइड बाय 0.523 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.91, राइट। तो 0.9 हो जाएगा इसका वॉइड रेशियो। नेक्स्ट ये हो गया आपका लूजेस्ट स्टेट के लिए। फॉर डेंसेस्ट स्टेट क्या होगा, ईच सॉलिड सराउंडेड बाय 12 अदर सॉलिड्स इन अ रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट। सो इसमें आप ये जो VV/VS कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 0.35 आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 0.91 एंड 0.35। नेक्स्ट, अ सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 kN/m³ and a specific gravity of 2.65, if gamma W equal to 10 kN/m³, the water content of soil is। तो आपको देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है जो कि 18 kN/m³ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दी हुई है, गामा W 10 kN/m³ दिया हुआ है, आपको बोला है वाटर कंटेंट निकाल। तो वाटर कंटेंट का कैसे निकालेंगे, तो वाटर कंटेंट का अगर सिंपल इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, SC इक्वल टू WG होता है, ठीक है। S की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है सैचुरेटेड सैंड सैंपल, तो इस S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी मीन्स G दिया हुआ है, आपको क्या निकालना वाटर कंटेंट W निकाल। तो आपको इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा E निकालना पड़ेगा। अगर आपको E पता चल गया तो आपको W मिल जाएगा। तो E के लिए आपको जो फॉर्मूला जानते हैं गामा D इक्वल टू क्या होता है G गामा W/1 + E होता है, ठीक है। तो गामा D आपको 18 दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू G 2.65 इंटू 9.1 इंटू यहाँ पे आप 10 रख दीजिए, 9 यहाँ 10 दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + E। E की वैल्यू आपको 0.44 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो E की वैल्यू 0.44 रखिएगा तो आपको वाटर कंटेंट यहाँ पर जो है 0.166 आ जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल, तो सॉइल का जो ग्रुप इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम क्या वैल्यू होता है? तो अगर हम ग्रुप इंडेक्स की बात करें तो ये जनरली 0 to 20 तक वैरी करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर अ सर्टेन पोर फ्लूइड। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। तो बोला जो विस्कोसिटी है वो अगर हाफ हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/c इंटू 1/c² इंटू गामा W/μ इंटू EQ/1+e। तो बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट कर दीजिए, तो बोल रहा है सिर्फ विस्कोसिटी वेरी कर रहा है। विस्कोसिटी क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है, तो मीन्स म्यू की वैल्यू क्या हो रही है? हाफ हो जा रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? के की वैल्यू आपको दी हुई है, K1 की वैल्यू मान लीजिए, तो यहाँ पे आप इसको रेशियो कीजिएगा K2/K1, तो ये म्यू नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, μ1/μ2 उल्टा हो जाएगा, ठीक है? K2 इक्वल टू क्या होगा? K यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, K हो गया 5 × 10⁻5 यहाँ पे दी हुई है इंटू म्यू, और म्यू बोल रहा है हाफ हो गया तो μ/2 नीचे, तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 × 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 10 × 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट? नेक्स्ट, the difference between the free water level in two wells 48 meter apart in an aquifer is 0.6 meter. It took an interval of 8 hours between detecting the traces of a tracer material at the two wells in succession. The porosity of the aquifer is 25%. The coefficient of permeability of the aquifer is dash centimeter per second, right? बोल रहा है coefficient of permeability निकाले, क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल दिया हुआ है 48 मीटर, 8 आवर्स 8 घंटे लेते हैं ये ट्रेसेस को डिटेक्ट करने में टू वेल्स के बीच में। तो पोरोसिटी दी तो परमेबिलिटी पे क्या निकलेगा आंसर? तो अकॉर्डिंग टू डार्सी हम जानते हैं फ्लो वेलोसिटी V कहता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो V इक्वल टू KI, इसको इक्वल टू कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा? KI कांस्टेंट आ जाएगा। I हम जानते हैं क्या होता है? H/L, तो KH/L हो गया, तो K इंटू H 0.6 दिया हुआ है, डिफरेंस डिवाइड बाय L 48 मीटर दिया हुआ है, तो V इक्वल टू क्या होगा? K इंटू 0.6 डिवाइड 48। सीपेज वेलोसिटी VS क्या होता है? V/N। ये जो V है फ्लो वेलोसिटी डिवाइड बाय N, N क्या होता है? N इज दिस पोरोसिटी, राइट? सो अब यहाँ पे V की वैल्यू आप ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, K इंटू 0.6 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू VS इंटू N। सो 48 इसको यहाँ पे लेते आइए, ठीक है? तो यहाँ पे इसको लेते आइएगा K को, तो K को लेंगे तो 42 ऊपर जाएगा, 48 इंटू 48 इंटू डिवाइड बाय 8 हो गया, डिवाइड बाय 8 हुआ, इंटू 60 इंटू 60 इंटू 0.25। N की वैल्यू क्या दी हुई है? N की वैल्यू दी हुई है 0.25 दिया हुआ है N की वैल्यू, ठीक है? यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका ये जो है मीटर में दिया हुआ है, राइट? मीटर में दिया हुआ, और ये किस में दिया हुआ? आवर्स में दिया हुआ है। तो आवर्स और मीटर्स को सेंटीमीटर में आपका आंसर चाहिए, वो चेंज करने के लिए क्या किया गया? 60 इंटू 60 में क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया, 60/60 8 आवर्स है, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो अब यहाँ पे K की वैल्यू आ गई 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी रिलीज्ड बाय ग्रेविटेशनल इफेक्ट फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्यूफर इज इट्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है जो कि रिलीज होता है कि इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट से, वो कहलाता है स्पेसिफिक यील्ड। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड अंडर ग्रेविटी एक्शन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज स्पेसिफिक यील्ड। नेक्स्ट, Terzaghi's one-dimensional consolidation theory assumes that, Terzaghi's one-dimensional consolidation theory assume करता है E versus log P relationship is linear। ये इसका क्या होता है? assumptions होता है। Next, along a ferritic line in earth dam, so along a ferritic line in earth dam क्या होता है? The pressure head is everywhere 0। Next, the ultimate bearing capacity of such surface strip footing on clay according to Terzaghi's theory is where C equal to unit cohesion QU unconfined compressive strength B width of the footing। तो बोल रहा है कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो क्या होगी?
सो हम जानते हैं कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, फॉर्मूला फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए QU इक्वल टू CNC प्लस गामा DFNQ प्लस 0.5 B गामा एन गामा। और फॉर क्ले सॉइल क्या होता है, फॉर क्ले सॉइल QU इक्वल टू CNC होता है, ये सब जीरो जाता है तो CNC होता है। NC की वैल्यू जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वो होता है 5.7। सो देयरफॉर QU क्या हो जाएगा 5.7 इंटू C। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A 5.7 इंटू C। नेक्स्ट, a sampling tube has an inner diameter of 72 mm and an outer diameter of 75 mm. The area ratio is, तो बोल रहा है उसका इनर डायमीटर जो है, जो ट्यूब का सैम्पलिंग ट्यूब है उसका 72 mm है और आउटर डायमीटर क्या है 75 mm है। तो एरिया रेशियो, तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया रेशियो का फॉर्मूला होता है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर, मीन्स आउटर माइनस इनर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नो, आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इनर का स्क्वायर इंटू 100। सो आउटर क्या 75 दिया हुआ है, 75 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर डिवाइड बाय 72 स्क्वायर। सो आंसर हो जाएगा आपका 0.085 विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द आंसर बुक। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अ सॉइल हैविंग अ यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट स्मॉलर देन अबाउट 2 इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। क्या अगर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट वो स्मॉलर देन 2 है तो क्या वो यूनिफॉर्म सॉइल कहलाएगा। तो फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्या होता है हम जानते हैं, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल CU की वैल्यू मोर देन 4 होती है और फॉर वेल ग्रेडेड सैंड क्या होता है CU की वैल्यू मोर देन 6 होती है। और फॉर पुअर ग्रेडेड सॉइल इज इधर यूनिफॉर्म और गैप ग्रेड होता है। पुअर ग्रेडेड सॉइल क्या होता है, जो मतलब कि वो यूनिफॉर्म है या गैप ग्रेडेड है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ट्रू, राइट। नेक्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द आंसर बुक। The A line in the plasticity chart separates organic clays from inorganic clays. So जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये लाइन आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होता है उसमें ऑर्गेनिक क्ले का एक अलग से सेपरेट पोर्शन बनता है। तो वही बोल रहा है कि ए लाइन जो है वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक सॉइल को उसमें डिफ्रेंशिएट करता है। सो द सॉइल प्रेजेंट एबव ए लाइन इज इनऑर्गेनिक एंड सॉइल प्रेजेंट बिलो ए लाइन क्या होता है वो ऑर्गेनिक होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द ट्रू, write true and false in the answer book. The charge on kaolinite is due to the 1 aluminum substitution for every 400 silicon ion. So kaolinite के लिए जो एलिमेंट होता है वो बोल रहा है कि 1 एल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन होता है वो एवरी 400 सिलिकॉन के बराबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन ऑफ सिलिका बाय एल्यूमिनियम डज नॉट अकर इन काओलिनाइट, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, again write true and false in the answer book. If the Mohr circle for a given state of stress lies entirely below the Mohr envelope for a soil, then the soil will be unstable for that state of stress. So ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, false है। क्यों? If the Mohr circle for a given state of stress lies entirely below the Mohr envelope for a soil, then the soil will be stable for that state of stress. क्या होगा, stable, बट यहाँ क्या बोला, unstable, unstable बोला है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, fail, false है। Next, the derivation of the ultimate bearing capacity of a strip footing is an extension of the case of passive earth pressure on a rough wall. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बोल रहा है। सो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है क्योंकि जो डेरिवेशन ऑफ द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज एन एक्सटेंशन इन द केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन अ रफ वॉल। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफाइज दैट। तो सैंडी सिल्टी क्ले जो हम किसी सॉइल का जो नाम रखते हैं, किस टाइप से हम वो नाम सेलेक्ट करते हैं वो आपको बोला गया कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो द सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ अ 3 constituents in order sand is more than silt is more than clay. The soil contains equal proportion of sand, silt and clay. The soil contains unequal proportion of the 3 constituents such as clay is more than silt is more than sand. There is no information regarding the relative proportions of the 3. तो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, here silt and sand will be present in lesser proportion. silt और sand जो है वो lesser proportion में रहेगा in comparison of clay. राइट, जो क्ले लास्ट में नाम है वो क्या रहेगा, उसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा। हेंस इट विल बी अप्रोप्रिएट टू इंडिकेट दैट द सॉइल कंटेन्स एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द 3 constituents सच दैट क्ले इज मोर देन सिल्ट इज मोर देन सैंड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर। The coefficient of consolidation is used for establishing the duration of primary consolidation. Next, the number of flow channels
and head drop is 4 and 12 respectively. If the difference in the upstream and downstream water level is 3 meter, what is the discharge per meter width of the seat pile wall if k equal to 0.1 मीटर पर सेकंड। तो बोला डिस्चार्ज पर मीटर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो Q इक्वल टू डिस्चार्ज पर मीटर Q इक्वल टू क्या होता है, KH/NF/ND होता है। K दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड, H दिया हुआ 3 मीटर जो डिफरेंस है, ND दिया हुआ 12 और NF दिया है 4। आप सबको इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। नेक्स्ट, an unconfined compression test yielded a strength of 0.1 Newton per mm square. If the failure plane is inclined at 50 degree to the horizontal, what are the values of shear strength parameters? So कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए QU इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 फॉर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, सिग्मा 3 क्या होगा, 0 होगा। सो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C10 45 प्लस 5/2। अब सिग्मा C इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ यहाँ पे 50 डिग्री, ओके। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 45 प्लस 5/2। तो 5 यहाँ से निकाल लीजिए, 5 आ जाएगा 10 डिग्री, ओके। अब QU इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका इक्वेशन क्या होगा 2C, ये वाला फॉर्मूला 2C 10 50 डिग्री। अब यहाँ से C आप निकाल लीजिए 0.0419 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी द। तो ये दोनों आंसर होगा। फाई की वैल्यू जो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर होता है उसमें दो चीज होते हैं, फाई और C। सो ये दोनों वैल्यू आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, increasing the depth of foundation in saturated clays results in an increased ultimate bearing capacity for strip footings. डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है बोल रहा है कि इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैचुरेटेड क्ले रिजल्ट्स इन इंक्रीज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। तो क्यों होगा, क्योंकि देखिए द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स NC and Q have no relation with depth and depends upon angle of friction only. So the term in the bearing capacity equation Q and Q increases with depth. Next, the zero air Ward's curve is non-linear owing to. So correct option will be the dry density at 100% saturation being a non-linear function of a void ratio. Next, the swelling nature of black cotton soil is primarily due to the presence of. तो black cotton soil में generally जो presence होता है क्या होता है, Mont Morillonite होता है। Next, in a drained triaxial compression test conducted on dry sand, failure occurred when the deviator stress was 218 kN per meter square at a confined pressure of 61 kN per meter square. What is the effective angle of shearing resistance and the inclination of failure plane to measure principal plane? तो बोल रहा है क्या आपको निकालना है व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। सो कैसे निकालेंगे हम इसको। हम जानते हैं कि सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C tan 45 प्लस 5/2 होता है। अब सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा D होता है। सिग्मा D आपको जो डेविएटर स्ट्रेस है वो दिया हुआ 218 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर, ओके। एंड सिग्मा 3 क्या दिया हुआ है 61 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ से सिग्मा 1 निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दिए तो आपका जाएगा सिग्मा 1 279 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सो फॉर सैंड, यहाँ पे सैंड के लिए पूछा है, तो सैंड के लिए जो कोहेजन होता है वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू 0 होती है। तो ये जो पार्ट है आपका वो क्या होगा, 0 हो गया, सिर्फ ये बचा। सो सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यहाँ पे आप सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री और दो थीटा C है वो होता है 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 40/2 इक्वल टू 65 डिग्री। So correct option will be D 40 degree and 65 degree. Next, the active pressure for the design of bridge abutment is taken as. So जो active pressure वो bridge abutment के लिए होता है वो क्या होता है, thrust is at rest condition. C will be the answer. Next, for the trial slip circle shown in figure, calculate the factor of safety. बोल रहा है कि जो स्लिप सर्कल आपको प्रोवाइड किया गया इसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कीजिए। वेट ऑफ द सॉइल दिया हुआ है 346 किलोमीटर पर मीटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड CU 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, F इक्वल टू CU LR बाई WX होता है। CU 20 यहाँ पे दिया हुआ है तो L इक्वल टू आपको निकालना है, L आपको निकल जाएगा 2 पाई R बाय इंटू थीटा बाय 360, ये वाला L
2 पाई इंटू 9, आर जो है वो क्या है 9 मीटर दिया हुआ है, थीटा 70 डिग्री दिया हुआ है, डिवाइड बाई 360 इक्वल टू क्या होगा 10.995 मीटर हो गया। आप यहाँ पे सारे वैल्यू को फैक्टर ऑफ 30 में पुट कर दीजिए एफ इक्वल टू वाले फॉर्मूले में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.144 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द पाइल सिस्टम एज शोन इन फिगर हाईली इनएप्रोप्रिएट। सो इस चारों डायग्राम में जो हाईली इनएप्रोप्रिएट जो पाइल सिस्टम है वो कौन सा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। ये क्या इसमें हाईली इनएप्रोप्रिएट पाइल सिस्टम है, राइट। नेक्स्ट, द void ratio of a soil sample is 1, the corresponding porosity of the sample is। सो void ratio अगर 1 दिया हुआ तो porosity क्या होगा, तो porosity इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है E by 1 प्लस ई। अगर E क्या है void ratio है, यहाँ पे आप सबको पुट कीजिए 1 by 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0.5, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टरबर्ग लिमिट्स ऑफ अ क्ले आर 38%, 27% एंड 24.5%। इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट इज 30%, द क्ले इज इन डैश स्टेट। तो टरबर्ग लिमिट दिया हुआ है आपको और नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्ले किस स्टेट में है। तो सबसे पहले देखिए जो टरबर्ग लिमिट होता है उसमें श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट दिया हुआ रहता है। तो भाई जो श्रिंकेज लिमिट है वो 24.5, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो 24.5, 27%, 38% आ गया। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकाल लीजिए, WL माइनस डब्ल्यू बाई WL माइनस WP क्या हो गया 0.727। सर लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए, लिक्विडिटी इंडेक्स निकल जाएगा 0.2727। तो फॉर प्लास्टिक अगर आपको टेबल चेक कीजिएगा, सो फॉर प्लास्टिक स्टेट जो होता है, जो IC की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच होती है, तो यहाँ पर लाई कर रही है। और लिक्विड लिमिट की लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो होती है 0.25 0.75, तो वो भी लाइक कर रही है। तो ये जो सॉयल है वो प्लास्टिक स्टेट में है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। So effective stresses in a sand layer below a lake do not alter the level fluctuations. So ये जो ऑप्शन है ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट, the actual volume of water that can be extracted by the force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as। So correct option will be specific yield, हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, following statement is true or false। 50% of a consolidation at a site subjected to a stress level of 200 kilopascal occurred in 2 months। If the site had loaded to 400 kilopascal, 50% of consolidation would occur in 4 months। बोले ट्रू है या फॉल्स है, बोल रहा है कि अगर 50% कंसोलिडेशन हो रहा है और स्ट्रेस लेवल 200 किलोपास्कल है 2 मंथ में, तो अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए 400 कर दिया गया तो 50% कंसोलिडेशन में क्या 4 मंथ लगेगा। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट, फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स इन अ फ्लो नेट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो ये लाइन आप जानते हैं इसको क्या होगा ट्रू होगा, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट, वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ फ्रेटिक लाइन। फ्रेटिक लाइन इज देयरफॉर एन इक्विपोटेंशियल लाइन। सो इसका ऑप्शन जो है क्या है फॉल्स है, क्योंकि ये जो फ्रेटिक लाइन है वो इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं होता है, वो क्या होता है यहाँ पर जो वो फ्लो लाइन होता है, राइट। नेक्स्ट, a vertical wall 6 meter high above the water table retains a 20 degree soil slope। A retained soil has a unit weight of 18 kg per meter cube। The appropriate shear strength parameter are C equal to 0 and phi equal to 40 degree। The coefficient of active earth pressure to be used in estimating the active pressure acting on the wall is। So coefficient of active earth pressure जो होता है Ka, वो हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं K equal to क्या होता है cos बीटा माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई डिवाइड बाय cos टैप प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे सारे वैल्यू दिया हुआ है आपको, आप सबको उसको पुट कीजिए तो K की वैल्यू हो जाएगी 0.25, राइट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द प्रॉब्लम ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस एज्यूमिंग सर्कुलर स्लिप सर्फेसेस एंड कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्री बॉडी एज अ होल इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। सो इसको हम ये आंसर जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट, द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। सो कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल जो है वो अफेक्ट करता है किससे, वाटर कंटेंट से। नेक्स्ट, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सिल्टी क्ले फॉल्स इन द रेंज ऑफ। सो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो उसका स्टिफ क्ले का वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए एक टेबल होता है, राइट।
तो उसका टेबल आप देखिएगा तो स्टिफ सॉइल यहाँ पर जो है इसके लिए यहाँ पे अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 100 से 200 किलो पास्कल तक वेरी करती है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी 100 to 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स देखना है। द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी। सो क्या ये ट्रू वैल्यू है, ये यूनिटी से एक्सीड कर सकता है। नेक्स्ट सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर नोन एज डैश सॉइल। तो जो सॉइल विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो कहलाता है एओलाइन सॉइल। नेक्स्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। नेक्स्ट अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज। तो अगर सॉइल का सभी पार्टिकल सेम साइज का है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। नेक्स्ट द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड डिपेंड्स ऑन। सो अगर यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड है वो डिपेंड करता है सभी चीजों पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ वाटर। द एप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले इज। सो टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले वी यूज Venn shear test. Next. So again true and false. The measure of soil compaction is its weight density. So no, it is false. The measure of soil compaction is its dry density. Next. Between bearing capacity and settlement, the proportioning of a footing in sand is more often governed by settlement. So this statement is true. Next. The bulb of pressure under a strip footing forms in the direction of its length. So this option will be true. Next. Friction piles are also called floating piles. So this is true statement. This is also called floating piles. Use of n values not corrected for overburden pressure leads to dash design of footings at shallow depth. So it leads to underestimated design of footing at shallow depths. Which of the following relation is not correct? So आप इस सारे फॉर्मूले को देखिएगा तो इसमें जो सबसे रॉन्ग रिलेशन है वो है n इक्वल टू ई बाय 1 माइनस ई। यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन क्या होता है, n इक्वल टू ई बाय 1 प्लस ई होता है, प्लस यहाँ पे माइनस लिखा होता है, दिस इज रॉन्ग। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ। सो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो हम जनरली यूज करते हैं किसके लिए, बोथ कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। अ पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट सी यहां दिया हुआ है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप आर शोन इन फिगर व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस अंडर अ कांस्टेंट हेड थ्रू द सॉइल ए एंड बी। तो जो पीजोमेट्रिक हेड होता है वो क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड जो अगर हम देखें तो होता है क्या, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो प्रेशर हेड यहाँ पे 40 प्लस 40 प्लस 40 दिया, अगर आप इसको डेटम मान लीजिएगा सी पॉइंट को, सो 40 प्लस 40 प्लस 40 और ये 0 हो गया तो 120 सेंटीमीटर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी 120 सेंटीमीटर। वाटर टेबल ड्रॉप्स बाय 3 मीटर इन irrigable sand of 50 hectare if porosity and specific retention are 0.3 and 0.1 respectively. The change in storage in hectare meter is. So water table जो ड्रॉप कर रहा है लैंड का, एरिया दिया हुआ है 50 हेक्टेयर, उसका पोरोसिटी और स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है, चेंज इन स्टोरेज पूछ रहा है हेक्टेयर मीटर में। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होगा, पोरोसिटी में स्पेसिफिक रिटेंशन, तो 0.3 माइनस 0.1 इज 0.2। चेंज इन स्टोरेज क्या होगा, जो हेक्टेयर दिया हुआ है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस 3 एंड 0.2 इक्वल टू 30 हेक्टेयर मीटर विल बी द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी 30। नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर टेप फ्रॉम अ डीप ट्यूबवेल इज। सो वाटर का डीप ट्यूबवेल से निकल रहा था, हम उसमें क्या करते हैं, सिर्फ डिसइंफेक्शन करते हैं। The nature of contact pressure distribution under a rigid footing resting on a sandy soil and subject to uniformly distributed load is as shown in figure। तो बोला अगर सैंडी सॉइल है तो किस टाइप का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो फॉर सैंडी सॉइल क्या होता है, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइप का बनता है, पैराबोला टाइप का। नेक्स्ट, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम J कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
तो seepage flow per unit volume can be expressed as di gamma w. Next, piping in soil occurs when? So piping in soil occurs when effective pressure becomes 0. So C option will be correct. Next, the soil most susceptible to liquefaction are? So soil जो इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विफेक्शन होता है वो किसमें होता है? सबसे ज़्यादा होता है सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विफेक्शन होता है. नेक्स्ट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर कूलम्स वेज थ्योरी एज्यूम्स दैट. सो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर कूलम वेज थ्योरी क्या एज्यूम करता है? द वॉल सरफेस इज रफ. द वॉल shown in figure has failed. The cause of failure or the error made in the design of the failed wall is. तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये बोल रहा है इसका वॉल है वो फेल हो गया है, तो आप कॉज ऑफ फेलियर बताइए किस कारण से वो फेल हुआ है. तो ये जो होता है ये फेल हुआ है किस कारण? ओवरटर्निंग के कारण. द मोस्ट कॉमनली यूज सैंपल फॉर ऑब्टेनिंग अ डिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ अ सॉइल इज. बोल रहा है कि जो मोस्ट कॉमनली हम किसी सॉइल को जो हम सैंपल लेते हैं तो डिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा सैंपलर यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर. नेक्स्ट, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड. तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो उसका जो सॉइल करना होता है, हम जो स्टेबलाइज करते हैं सॉइल के स्ट्रेंथ को, वो हम किस उसका मतलब क्या होता है? तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ नेचुरल सॉइल्स. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन. सो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब अकर होता है? कि नेगेटिव जो पाइल में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आता है वो आता है ड्यू टू द सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन पाइल. अगर पाइल के आसपास का सॉइल अगर ज़्यादा सेटल कर गया पाइल के कंपेरिजन में तो वहाँ पे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है. अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज सैलो इफ इट्स डेप्थ इज. तो सैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं? सैलो फाउंडेशन बोलते हैं अगर इसका डेप्थ जो है वो इक्वल और लेस देन उसके विड्थ से अगर लेस देन है तो वो होता है shallow foundation. The value of bearing capacity factor for cohesion NC for piles as per Mayer-Hoff is taken as. तो NC का जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू Mayer-Hoff क्या होता है? 9 होता है. So thank you very much guys for watching this video. Thank you.